नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। तक्षशिला बड़ा मशहूर शब्द है। भारतीय इतिहास में इसका उच्च स्थान है, उच्च स्थान इसे प्राप्त है। तक्षशिला को ऐसा माना जाता है कि भारतीय इतिहास में यह हमारी व्यवस्था में सबसे प्राचीन शिक्षा का केंद्र। ऐसा कहा जाता है कि समूचे विश्व में सबसे पहले अगर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है तो वो तक्षशिला थी, जहाँ से कौटिल्य जैसे विद्वान शिक्षा प्राप्त किए थे और प्राचीन सारे जितने भी विद्वान थे सब वहीं से शिक्षा प्राप्त किए थे। तो बार बार प्रश्न आता है कि इस तक्षशिला की स्थापना किसने कराई थी। इसका उत्तर मिलता नहीं है। इस उत्तर को आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। बहुत पढ़ा गया इसके बारे में, लेकिन पक्का इसका प्रमाण मिलता नहीं है। ऐतिहासिक दृष्टि से तो इसका प्रमाण नहीं है, लेकिन पुराण की दृष्टि से इसके प्रमाण मिलते हैं और हम पुराण के आधार पर हम इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे और हम जरूर नाम लेंगे, लेकिन जो नाम लिया जाएगा वह पुराण की दृष्टि से। हम ये नहीं कहेंगे कि यह सही है, हो सकता है सही भी हो और हो सकता है इस पर रिसर्च हो तो आगे सही निकल भी जाए, लेकिन जो लिखा है पुराण में हम सिर्फ उसी का यहाँ हम एक तरफ से प्रमाण रखेंगे या वही नाम भर रखेंगे। बाकी हम किसी अन्य स्रोत पर नहीं जाएंगे। तो आप हमारे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। इसमें हम ऐसा कुछ नहीं बोलने की कोशिश करेंगे जो मनगढ़ंत बातें हों। हम जो पुराण में इस संदर्भ में लिखा है बस उसी के इर्द गिर्द रहेंगे। तो हम शुरू करते हैं। जो षोडश महाजनपद हमारे थे, आज से ईसापुर 6वीं शताब्दी में षोडश महाजनपदों का पूरा एक तरफ से उल्लेख मिलता है। अब जो षोडश महाजनपद थे, एक एक साम्राज्य थे, बड़े बड़े साम्राज्य थे। एक साम्राज्य की स्थापना में कितना समय लगा होगा तो इसे सहज ही समझा जा सकता है। पहले वहाँ सभ्य समाज की स्थापना, फिर राजनीतिक रूप से उनका एकीकरण, फिर एक सुदृढ़ राजनीतिक व्यवस्था देना, प्रशासनिक व्यवस्था देना, हजारों साल लगा होगा। अगर हम षोडश महाजनपद की बात करें तो एक एक महाजनपद को वहां तक पहुंचने में हजारों साल तो लगे ही होंगे, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से ईसापुर 6वीं शताब्दी से इनका विवरण मिलता है। जो इतिहास के अनुसार जो प्रमाण चाहिए वो प्रमाण ईसापुर 6वीं शताब्दी से मिलता है। लेकिन यह तो कतई नहीं माना जा सकता है, कोई इतिहासकार भी इसे नहीं कह सकता है कि ईसापुर 6वीं शताब्दी से ही अस्तित्व में थे। ऐसा कभी नहीं माना जा सकता है। मानव का विकास लाखों वर्ष पूर्व है और एक राजनीतिक इकाई बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो यह तो मान ही लिया जाए कि जो ईसापुर 6वीं शताब्दी में जो अस्तित्व में ऐसे महाजनपद, ऐसे एक एक साम्राज्य थे, उनको वहां तक आने में कई हजारों वर्ष लगे होंगे। तो हम इस चैप्टर को वहां रोक देते हैं। अब हम आते हैं कि इन षोडश महाजनपदों में देश के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में हमको दिखाने की जरूरत नहीं है, अभी एक छोटा सा मैप दिखाया जाएगा। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में उसी में से एक षोडश महाजनपद गांधार था। गांधार प्रदेश की राजधानी तक्षशिला थी। उसी तक्षशिला को प्राचीन शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था। अब यहाँ इस वीडियो को हमारे बनाने का मकसद था उस तक्षशिला की स्थापना किसने कराई थी या किसने की थी। अब तक्षशिला, हम नगर की बात करेंगे और हम पक्का यह तो नहीं कह सकते हैं कि उस तक्षशिला में विश्वविद्यालय की स्थापना जो हम बोलने जा रहे हैं उन्होंने कराई थी, लेकिन नगर की स्थापना किसने कराई थी इस संदर्भ में वीडियो बनाया जा रहा है। तो हम इसके पीछे एक पूरा कहानी कहते हैं जो पुराणों में लिखा है। अब जो आज जहाँ पाकिस्तान का पेशावर है, पेशावर के आसपास ही कभी तक्षशिला नगरी अवस्थित थी, जिसको तक्षशिला, उसी में तक्षशिला विश्वविद्यालय भी था। तो तक्षशिला नगरी आज जहाँ पेशावर है पाकिस्तान में, वहाँ कभी अवस्थित रही होगी और उसी के चारों तरफ गांधार प्रदेश रहा होगा। अब गांधार प्रदेश सिंधु के इधर यानी सिंधु के पूरब था, सिंधु के पश्चिम कंबोज प्रदेश था। हमने इसके पहले एक वीडियो में आपको बताने की कोशिश की थी कि चक्रवर्ती राजा दशरथ का साम्राज्य कहाँ तक विस्तारित रहा होगा। हमने उसमें पुराणों के आधार पर ही हमने आपके सामने यह प्रस्तुत किया था कि संभवतः जो गांधार और उसके आसपास कहीं एक बड़ा सा क्षेत्र रहा होगा जो कैकेय प्रदेश था, जो महारानी कैकेयी का मैका था। तो कैकेय प्रदेश भी उधर ही था। अब प्रश्न आता है कि उस समय यानी आज से बहुत पहले, कई हजार वर्ष पूर्व, हम ईसापुर 6वीं शताब्दी नहीं कहेंगे, उससे भी बहुत पहले, जब भगवान राम
कि राम ने रामराज की स्थापना कर ली थी और अयोध्या में भगवान राम राजा थे। यानी रावण को पराजित करने के बाद भगवान राम राजगद्दी पर बैठ चुके थे। यह तब की बात है कि उस समय इस प्रदेश में यानी गांधार प्रदेश में, गांधार प्रदेश तो था ही, गांधार प्रदेश के ही आसपास कैकेय प्रदेश भी था और उसी पहले गांधार पर अच्छे शासक कभी शासन किया करते थे। लेकिन जब भगवान राम अयोध्या में उन्होंने रामराज की स्थापना की थी, उस समय गांधार प्रदेश पर एक बड़े ही दुष्ट दुराचारी राजा का शासन था, जिसको हम सैलुस या सैलस वंश कहते हैं। सैलुस राजा का शासन था। उसके दुराचार से या उसके एक तरफ से अत्याचार से आसपास के कई साम्राज्य पीड़ित थे, उसमें कैकेय प्रदेश भी था। उस समय यानी सैलुस राजवंश के समय, सैलुस राजा के समय कैकेय प्रदेश के राजा युधाजित थे। युधाजित और युधाजित भरत के मामा थे। भरत जैसा कि सबको मालूम है महारानी कैकेयी के पुत्र थे। तो भरत के मामा युधाजित उस समय कैकेय प्रदेश के राजा थे। वो भी बहुत परेशान थे। अब सैलुस के अत्याचार से आसपास के राजा इतने पीड़ित हुए कि वो उसको पराजित करना तो बहुत दूर की बात है, उसके सामने कोई खड़ा भी नहीं हो सकता था। इतना अत्याचारी लेकिन इतना पराक्रमी था। अब उसके अत्याचार को दबाने के लिए बहुत सारे राजाओं ने, युधाधिर भी थे उसमें, ये भरत के मामा, इन लोगों ने भगवान राम से आग्रह किया, भगवान राम से सहायता मांगी। भगवान राम ने भरत के नेतृत्व में एक विशाल सेना उस गांधार प्रदेश में भेजी। भयानक युद्ध हुआ। सैलुस और भरत में भयानक युद्ध हुआ। उस युद्ध में अंततः सैलुस पराजित हुआ और वह मारा गया। फिर उस संपूर्ण क्षेत्र पर, गांधार प्रदेश पर भरत ने अधिकार कर लिया। भरत ने जब अधिकार कर लिया तो सिंधु और आसपास के पूरे क्षेत्र पर उन्होंने अधिकार कर लिया। सिंधु के पूरब तट पर उन्होंने तक्षशिला नगरी की स्थापना की। यानी तक्षशिला नगरी की स्थापना भरत ने स्थापना की। और सिंधु के उस पार यानी पश्चिम, उन्होंने एक और नगरी पुष्करावती, एक और नगर की स्थापना कराई, पुष्करावती। यानी भरत ने दो नगरों की स्थापना कराई, पूरब में तक्षशिला और पश्चिम में पुष्करावती। दोनों नगरों पर अपने दोनों पुत्रों को उन्होंने शासक नियुक्त कर दिया और आसपास के क्षेत्रों को अपने पुत्रों को दे दिया। तक्षशिला पर अपने पुत्र तक्ष को शासक नियुक्त किया और पुष्करावती पर अपने पुत्र पुष्कर को नियुक्त किया। इस तरह से भरत ने तक्षशिला की स्थापना कराई और वहाँ का शासक अपने पुत्र तक्ष को नियुक्त किया। फिर सिंधु के पश्चिम उन्होंने पुष्करावती की स्थापना कराई और वहाँ उन्होंने अपने पुत्र पुष्कर को नियुक्त किया। इस तरह से हम देखते हैं कि उसके बाद उस पर उनके पुत्रों ने शासन किया। तो भगवान राम के समय उस क्षेत्रों पर, अब यूँ कहें कि भगवान राम का ही एक तरफ से आधिपत्य था। अब हमने इसके पहले एक वीडियो में आपको बताने की कोशिश की थी कि सैंधव प्रदेश के संदर्भ में तो हमको जानकारी उपलब्ध होती नहीं है कि वहाँ कौन से शासक, कैसे लिपि ज्ञान है नहीं। हमने एक संभावना आपके सामने रखी थी कि कैकेय प्रदेश में उधर ही था, तो क्या वह संपूर्ण क्षेत्र ऐसा तो नहीं है कि अयोध्या के अधीन रहा है या कैकेय प्रदेश के अधीन रहा है। क्या था क्या नहीं था, अब तो जब तक इतिहास में साक्ष्य नहीं आ जाएगा इससे पर्दा नहीं उठेगा। लेकिन पुराण तो कहते ही हैं कि उस क्षेत्र पर भगवान राम के समय भरत के दोनों पुत्रों का शासन था। पूरब में तक्षशिला और पश्चिम में पुष्करावती। तो हमने बड़े संक्षेप में आपको एक जानकारी आपके सामने रखी जो पुराणों के आधार पर थी कि तक्षशिला की स्थापना किसने कराई थी। तो तक्षशिला की स्थापना इस तरह से भरत ने कराई थी और फिर उस तक्षशिला पर अपने पुत्र तक्ष को शासन करने के लिए किया था। हमें विश्वास है कि आपको यह वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।